नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 प्रीवियस ईयर 10 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न लेके आया हूं। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड -1 होता है। यह प्रकाश का अधिकतम वेग है, अर्थात प्रकाश निर्वात में सबसे तेज यात्रा करता है। जैसे ही माध्यम संघनन होता है, प्रकाश वेग कम हो जाता है, क्योंकि फोटोन माध्यम के कणों द्वारा बाधित होते हैं। माध्यम में प्रकाश का वेग v = c/n द्वारा दिया जाता है, जहाँ c निर्वात में प्रकाश का वेग है और n उस माध्यम का अपवर्तनांक है। पानी में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? पुरुष में प्राथमिक यौन अंग वृषण होता है। पुरुष में वृषण प्राथमिक अंग या प्रजनन अंग है। वृषण टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है। प्रत्येक वृषण 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा और वजन लगभग 10 से 14 ग्राम होता है। नर में समान आकार के 2 अंडकोश होते हैं। वे अंडकोश में लटकता हुआ होता है, जो उदरीय भित्ति का एक प्रसार है। एक अंडकोश दूसरे की तुलना में अंडकोश में अधिक लटकता हुआ होता है। प्रोस्टेट पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। यह मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित है। यह एक अखरोट के आकार का होता है और मूत्रमार्ग को घेरता है। शुक्रवाहिका को डक्टस डेफरेंस भी कहा जाता है। यह कोई कशेरुकीय में पुरुष प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा होता है। ये परिवहन एपिडर्मिस से संकलन वाहिनी तक पहुंचते हैं। यह एक कुंडलित ट्यूब है जो उदर गुहा में मौजूद है। बियर पुटिका वेसिकुलर ग्रंथियां हैं। यह श्रेणी के भीतर स्थित है। वे तरल का स्राव करते हैं, जिसमें आंशिक रूप से बियर होते हैं। विश्व के सबसे बड़े खाड़े रेगिस्तानों में से कच्छ का रण भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ का रण गुजरात राज्य में स्थित है। कच्छ का रण में आपको जंगली गधे पाए जाते हैं। कच्छ का रण गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह थार रेगिस्तान और एक नमक दलदल या नमक रेगिस्तान का हिस्सा है। रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल 7500 वर्ग किलोमीटर और यह दुनिया का सबसे बड़े नमक रेगिस्तानों में से एक है। क्षेत्र को कच्छी लोगों द्वारा रहने के रूप में अभिकृत किया जाता है। इसे 2 भागों में बांटा गया, कच्छ का बृहद रण और कच्छ का छोटा रण। यह अधिकांश दलदल संरक्षित है, लेकिन चराई ईंधन की लकड़ी का संग्रह, नमक निष्कर्षण आदि के कारण यह आवास असुरक्षित है। जापान में आयोजित 2017 महिला हॉकी एशिया कप किसने जीता था? जापान में आयोजित 2017 में महिला हॉकी एशिया कप भारत ने जीता था। भारत ने 2017 महिला हॉकी एशिया कप जीता। भारत ने चीन को हराकर टूर्नामेंट जीता। यह महिला हॉकी एशिया कप का 9वां संस्करण था और भारत ने अपना दूसरा खिताब जीता। टूर्नामेंट काकामिगारा गेफू जापान में आयोजित किया गया था। इस जीत के साथ भारत ने इंग्लैंड में 2018 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। गति का पहला समीकरण v = u + at होता है। यहाँ भी अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t समय है। वेग समय संबंधित गति का पहला समीकरण देता है और इसका उपयोग त्वरण ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। स्थित समय संबंध गति का दूसरा समीकरण देता है, अर्थात s = ut + ½ at²। स्थित वेग संबंध गति का तीसरा समीकरण देता है, अर्थात v² = u² + 2s होता है। 18 दिसंबर 2017 में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अंशु प्रकाश को
दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था 2017 में। उन्हें एम कुट्टी की जगह ली थी नवंबर 2017 में। श्री कुट्ट को केंद्रीय वित्त मंत्रालय में अपर सचिव बनाया गया। अंशु प्रकाश को नवंबर 2018 में केंद्रीय दूरसंचार प्रसारण मंत्री स्थानांतरित किया गया। विजय देव ने उन्हें दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के रूप में प्रतिस्थापित किया। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा डैश का संयोजन है। स्थितिज ऊर्जा राइट आंसर होगा। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा संयोजन है। यांत्रिक ऊर्जा को किसी कार्य को करने के लिए उपयोग की जाने वाली किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। यांत्रिक ऊर्जा का वह रूप है जो किसी वस्तु की स्थिति और गति से संबंधित है। दो वस्तुओं के संबंधित तापमान में अंतर के कारण उनके बीच ऊर्जा के प्रभाव को ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। रासायनिक यौगिक के अवाद में संग्रहित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। परमाणु के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है, नाभिकीय संलयन ऊर्जा और नाभिकीय विखंडन ऊर्जा। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसे विचारों का संग्रह होता है? तो अग्र मस्तिष्क होता है। मानव मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाले हिस्सा प्रमस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का बड़ा और बाहरी भाग होता है। वह पढ़ने, सोचने, सीखने, बोलने, भावनाओं और चलने जैसे नियोजित मांसपेशियों गतियों को नियंत्रित करता है। प्रमस्तिष्क अग्रमस्तिष्क का एक प्रमुख हिस्सा है। मस्तिष्क का मुख्य सोच वाला हिस्सा, इसमें संवेदी, गति और साचार क्षेत्र है। मानव मस्तिष्क को विभिन्न कार्यों के साथ तीन भागों में विभाजित किया: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पृष्ठ मस्तिष्क। रीढ़ की हड्डी के साथ मानव मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाता है। अग्र मस्तिष्क मुख्य सोच का हिस्सा है। वो स्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह संवेदी सूचनाओं को संसाधित करता है जो शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा आदि से एकत्र की जाती है। अग्र मस्तिष्क में प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस होते हैं। प्रमस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है और मनन और क्रियाओं का उच्च कार्य के साथ जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था? चार्ल्स कूलम्ब ने दो आवेशित कण के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला सिद्धांत प्रस्तुत किया। कूलम्ब के सिद्धांत के अनुसार दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिणाम का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और दो आवेशों के बीच की दूरी को वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर K Q1 Q2 बाय R2, जहाँ K अनुपातिक स्थिरांक है। Q1 और Q2 आवेश और R आवेशों के बीच की दूरी है। यह सिद्धांत 1785 ईस्वी में कूलम्ब के द्वारा दिया गया था। चार्ल्स ड्यूक ने विद्युत परिघटना का वर्णन और व्याख्या करने का काम किया। माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन के अपने सिद्धांत और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज के लिए प्रसिद्ध है। आर्किमिडीज ने द्वि स्थिति का सिद्धांत दिया, जिसे लोकप्रिय रूप से आर्किमिडीज सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरें। ध्वनि के पिच इसके डैश पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। किसी ध्वनि का तारतम्य मुख्य रूप से इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जितनी उच्च आवृत्ति उतना उच्च तारतम्य है। प्रबलता और स्पेक्ट्रम अन्य पैरामीटर हैं जिन पर एक ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। प्रति यूनिट समय दोलनों की संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति है। एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य दो लगातार संपीड़नों C या दो लगातार विरलोनों R के बीच की दूरी होती है। आयाम माध्यम मान के दोनों और माध्यम में अधिकतम उत्तेजना या ध्वनि की प्रबलता या कोमलता को निर्धारित करता है। ध्वनि की गुणवत्ता जो दो अलग अलग ध्वनियों को अलग अलग करने में मदद करती को लय कहा जाता है। कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद को प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लोन का योजना बना रहा है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपनी खुद की प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO शुरू करने की योजना बना रहा है। इसकी घोषणा इसके MD और CEO विक्रम नेम ने की थी।
यह एक्सचेंज वर्ष 1992 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। निफ्टी एनएसई का सूचकांक है। बीएसई एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो 1875 में स्थापित किया गया और इसका मुख्यालय मुंबई में है। सेंसेक्स बीएसई का सूचकांक है। सौराष्ट्र कच्छ स्टॉक एक्सचेंज, गुजरात का स्टॉक एक्सचेंज, कोचीन स्टॉक एक्सचेंज केरल के कोची में स्थित स्टॉक एक्सचेंज है। निम्न में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथा पुस्तक एस अगस्ट ऑड्स लिखी है? सानिया मिर्जा ने लिखी है। एस अगस्ट ऑड्स 2016 में इसकी पुस्तक को प्रकाशन किया गया था। सानिया मिर्जा ने आत्मकथा पुस्तक एस अगस्ट ऑड्स लिखी। यह जुलाई 2016 में प्रकाशित हुई। पुस्तक में उनके टेनिस स्टार बनने का सफ़र के बारे में बताया गया। साइना नेहवाल एक भारतीय शटलर है और उनकी आत्मकथा प्लेइंग टू विन है। अनिल कुंबले एक सेवानिवृत्त भारतीय क्रिकेटर है और उन्होंने वाइड एंगल पुस्तक लिखी। युवराज सिंह भी एक भारतीय क्रिकेटर है और उनकी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक है। H2O2 प्लस Cl2 डैश 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करती है? तो एक अपचारक के रूप में कार्य करती है। वर्ष 2017 में चुनावों के बाद किसने गोवा मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया? तो मनोहर पर्रिकर ने ग्रहण किए हैं। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो हाइड्रा जीव जो है पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा प्रजनन कर सकता है। हाइड्रा पुनर्जनन और मुकुलन की प्रक्रिया के द्वारा पुनरुत्पादित हो सकता है। हाइड्रा एक छोटा सा मीठे पानी का जीव है। वे समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मूल निवासी होते हैं। जब भोजन प्रचुर मात्रा में होता है तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। यह प्रक्रिया शरीर के दीवार में कलियों का निर्माण करके की जाती है। यह वयस्क के एक छोटे रूप में बढ़ता है और परिपक्व होने पर टूट जाता है। घायल होने पर हाइड्रा उत्तम पुनर्जनन से गुजरता है। यदि हाइड्रा को आधा काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग एक नए हाइड्रा के रूप में पुनः उत्पन्न हो जाएगा। यह पुनर्जनन कोशिका विभाजन प्रक्रिया के बिना होता है। निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? बिस्मथ जो है एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। बिस्मथ आवर्त सारणी में मौजूद रेखा पर आने वाला तत्व नहीं है। उपधातुओं को रेखा पर आने वाले तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे धातु और अधातु दोनों के गुणों वाले होते हैं और दोनों के बीच एक सीमा रेखा बनते हैं। इस प्रकार बोरॉन बी, सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As, एंटीमनी Sb, ट्यूलियम Te, पोलोनियम Po, स्ट्रोंटियम At को रेखा पर आने वाले तत्व को कहा जाता है। महासागरों में मौजूद शैवालों को विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? तो मीथेन कर सकती है। महासागरों में मौजूद समुद्री शैवाल बड़ी मात्रा में मीथेन गैस का उत्पादन कर सकती है। समुद्री शैवाल समुद्री और मीठे पानी की प्रणाली में भूकोशिकीय जीव है। इसे मैक्रोलोगा के रूप में भी जाना जाता है और इसमें लाल, हरे और भूरे रंग के शैवाल शामिल हैं। यह एक पौधे जैसा जीव है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी भूमिका निभाता है। यह भविष्य की मांगों के लिए एक आशाजनक पूर्वाग्रह है। वे पानी में घुले वायुमंडलीय कार्बन को ठीक करने के लिए प्रकाश का उपयोग करते हैं। मीथेन का उत्पादन समुद्री शैवाल के अव्यवीय पाचन द्वारा किया जा सकता है। यह मवेशियों के चारे में शामिल होने पर मवेशियों में मीथेन का उत्सर्जन को कम करता है। यह कृषि में उपयोग होने पर मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कम करने में मदद करता है। 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास व्हेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन है? तो संध्या मेनन है। संध्या मेनन 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास व्हेन डिम्पल मेट ऋषि की लेखिका है। पुस्तक युवा वयस्क रोमांस और चिंता निवारक है। संध्या मेनन द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें फॉर्मर ट्विंकल, विद लव
एज किस्मेट वुड हैव इट, देयर समथिंग अबाउट, स्वीटी आदि। चेतन भगत की प्रसिद्ध पुस्तक है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 5.71, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, 2 स्टेट, हाफ गर्लफ्रेंड इनकी है। राहुल मेहता की पुस्तक है नो अदर वर्ल्ड, क्वारंटाइन स्टोरी, मंडे। नितिन चंदानी की पुस्तक है मिस्टी द प्राउड क्लाउड, पश्मीना, आई विल फियर्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? तो अमोनियम एक धनायन है। अमोनियम एक धनायन है। धनायन एक आयन आवेशित कण है जिस पर एक धनात्मक आवेश होता है, जबकि ऋणायन पर एक ऋणात्मक आवेश होता है। स्थिर होने के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन खोते हैं या पर्याप्त करते हैं, इसलिए वे क्रमशः धनात्मक या ऋणात्मक आवेश प्राप्त करते हैं। अमोनिया आयन NH4+ धनायन में 1+ का आवेश है। कार्बोनेट आयन CO32 ऋणायन में -2 का आवेश है। नाइट्रेट आयन NO3 ऋणायन में -1 का आवेश है। हाइड्रोक्साइड आयन OH- ऋणायन में -1 का आवेश है। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? संक्रमण तत्व आपका वे तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जिनके 2 सबसे बाहरी कोश अपूर्ण होते हैं। ये तत्व आंशिक रूप से अपनी किसी भी समान ऑक्सीकरण अवस्था में या डी उपकोशों में भरे होते हैं और इन्हें आमतौर पर डी ब्लॉक संक्रमण तत्वों के रूप में संदर्भित किया जाता है। इन तत्वों की सामान्यीकृत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 D1 10 NS1 है। डी ब्लॉक तत्वों को पहली श्रृंखला संक्रमण तत्व, दूसरी श्रृंखला संक्रमण तत्व, तीसरी श्रृंखला संक्रमण तत्वों और चौथी श्रृंखला संक्रमण तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिनके उदाहरण है Cu, Zn, Ag, Cd, Au, Hg आदि। एफ ब्लॉक तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? एक मिश्र धातु ठोस विलयन का एक उदाहरण है। एक मिश्र धातु ठोस विलयन का एक उदाहरण है। उदाहरण में स्टील, पीतल, कांस आदि शामिल हैं। अन्य धातु के साथ या अन्य तत्वों के साथ धातु का संयोजन मिश्र धातु के रूप में जाना जाता है। ठोस विलयन के अलावा एक मिश्र धातु धात्विक अवस्था का मिश्रण भी हो सकता है। एक विषम प्रणाली जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ जिसमें फैलाव माध्यम कहा जाता है में बहुत महीने कणों के रूप में मिलाया जाता है, यह कोलाइड कहा जाता है। एक कोलाइडी विलयन जिसमें फैला हुआ पदार्थ और फैलाव के माध्यम दोनों तरल हैं, इमल्सन के रूप में कहा जाता है। एक मिश्रण जो रचना में असमान उसमें विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है। रिबन के जलने और चूर्ण की राख अर्थात MgO पर बनने एक चमकदार सफ़ेद रोशनी पैदा होता है। यह अभिक्रिया एक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात इसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। हवा में ऑक्सीजन MgO बनाने के लिए Mg के साथ अभिक्रिया करता है। 2Mg + O2 2MgO + ऊर्जा इस अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान क्या होता है? अपने जीन्स का आधा हिस्सा। किसी भी यौन प्रजनन में एक माता पिता अपने जीन के आधे हिस्से को बच्चों तक पहुंचाते हैं। यौन प्रजनन के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन होता है, जो कोशिका विभाजन का एक प्रकार है। यह एक अनुगणित कोशिका नाम एक कोशिका का निर्माण करती है। इस कोशिका में माता पिता के गुणसूत्रों में से आधे कोशिका युग्म चली जाती है। इस प्रक्रिया से माता पिता के आधे जीन बच्चे में स्थानांतरित हो जाते हैं। मेंडल के अवधारणा के अनुसार इसे अलगाव का कानून या युग्मकों की शुद्धता का कानून कहा जाता है। यौन प्रजनन 2 जीव के अनुवांशिक सामग्री को मिलाकर एक नए जीव के उत्पाद की प्रक्रिया है। माता पिता अपने जीन के आधे हिस्से में योगदान करते हैं, इसलिए बच्चे के पास माता पिता दोनों के लक्षण होंगे, लेकिन माता पिता के समान बिल्कुल नहीं होंगे।
न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में किसका आविष्कार किया गया था? तो गणना का आविष्कार किया गया था। कैलकुलस आइजैक न्यूटन ने, इंग्लैंड के थे, मध्य 17वीं शताब्दी में। लॉजिक अरस्तु ने खोज की, यूनान के 384 से 322 ईसा पूर्व में। बीजगणित मोहम्मद इबन मूसा अल ख्वारिज़मी फ्रांस के थे, 9वीं शताब्दी में। ज्यामिति के यूक्लिड ने खोज की, मिस्र देश का रहने वाला 300 ईसा पूर्व में। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो पोल ध्रुव कहा जाता है। गोल दर्पण की प्रतिबिंबित सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? पोल ध्रुव कहा जाता है। एक गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव दर्पण की सतह पर स्थित होता है और इसे P के रूप में दर्शाया जाता है। वक्रता त्रिज्या या उस गोले की त्रिज्या है जिसका एक भाग गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह बनाता है और इसे R के रूप में दर्शाया जाता है। वक्रता केंद्र या गोले का केंद्र होता है और परावर्तक सतह इस गोले के भाग बनाती है। इसे C अक्षर से दर्शाया जाता है। फोकस वह बिंदु जिस पर गोलाकार दर्पण से परावर्तित होने के बाद प्रकाश किरणें संकेंद्रित या केंद्रित होते हैं, इसे गोलाकार दर्पण का फोकस कहा जाता है। इसे F अक्षर द्वारा दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? एक यौगिक का एक परमाणु को प्रयोग करने के लिए गलत है। किसी यौगिक के परमाणु का उपयोग गलत उपयोग है। चूंकि अणु एक यौगिक के निर्माण खंडन है, इसलिए सही उपयोग एक यौगिक का अणु होगा। एक यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणु से बने अणु होते हैं। चूंकि परमाणु से एक तत्व बनता है, एक तत्व परमाणु का उपयोग करना सही है। एक तत्व का एक मोल उस तत्व की मात्रा जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं, जिससे यह बना होता है। एक यौगिक का एक मोल उस यौगिक की मात्रा है जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते, जिससे यह बना होता है। डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ शामिल हैं। चैत्य और विहार गुफाओं से संबंधित स्थापत्य हैं। चैत्य पूजा स्थान प्रसिद्ध चैत्य काल चैत्र, नासिक चैत्र आदि। विहार भिक्षुओं का निवास स्थान है। प्रसिद्ध विहार जुन्नर विहार, कोनन विहार। स्तूप एक अर्धगोलाकार संरचना है जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष हैं, जिनका उपयोग ध्यान लगाने की जगह के रूप में किया जाता है। यह चैत्य में स्थित प्रसिद्ध गुफाएं सांची स्तूप, भरूच स्तूप है। स्तंभ बौद्ध स्थापत्य में स्तंभ जो शिलालेखों आदि कोण के सड़कों पर अंकित करते प्रसिद्ध स्तंभ अशोक स्तंभ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन सा विश्वविद्यालय में रघुराम राजन ने वित्त के प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला? बोथ स्कूल शिकागो के कार्यभार संभाला। रघुराम राजन शिकागो विश्वविद्यालय में बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस में वित्त के प्रोफेसर के नियुक्त हुए। श्री उर्जित पटेल से पहले भारतीय रिजर्व बैंक RBI के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 23वें गवर्नर थे। वह सितंबर 2013 और सितंबर 2016 के बीच यानी 3 वर्ष के लिए RBI गवर्नर थे। उन्हें IMF के मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान निर्देशक, उन्हें BIS के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम फरवरी 2018 तक के कप्तान कौन थे? गुरिंदर सिंह थे। गुरिंदर सिंह भारतीय पुरुष हॉकी वॉलीबॉल टीम के कप्तान हैं। प्रो वॉलीबॉल लीग में वह अहमदाबाद टीम के लिए खेलते हैं। टीम के प्रबंधन भारतीय वॉलीबॉल महासंघ द्वारा किया गया है। GR वैशव भारतीय पुरुष हॉकी वॉलीबॉल टीम के खिलाड़ी के उदय कुमार भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम के पूर्व खिलाड़ी, उन्हें भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम के पूर्व कप्तान के रूप में भी काम किया है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है।